हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 मुग़ल साम्राज्य के बारे में आगे का भाग पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। पहले भाग में यानी पार्ट 1 में मुग़ल शासकों के बारे में पढ़े थे हम लोग। पार्ट 2 में राणा सिंह संग्राम के बारे में हम लोग यानी राजपूत राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत के जो शासक थे उनके बारे में। पहले राणा संग्राम सिंह, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाबर के समकालीन मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं। वे वीर और साहसी थे, अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, जबकि बाबर के सामने खानवा के युद्ध में उनकी हार हुई और उनका साम्राज्य नहीवत हो गया यानी नहीं के समान हो गया। राणा संग्राम सिंह के बारे में यहाँ बताया गया है कि बाबर के समकालीन यानी उनके समय में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे, प्रसिद्ध हो गए थे। ये वीर और साहसी थे, हिम्मती थे। इन्होंने अनेक युद्धों में जीत हासिल की थी, लेकिन बाबर के सामने खानवा के युद्ध में उनकी हार हुई और उनका साम्राज्य नहीं के बराबर हो गया। उसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुग़ल साम्राज्य में अकबर का सामना करने वाले महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रतापी राजा थे। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर विजयी हुआ, परंतु राणा प्रताप ने उदयपुर के आसपास के विस्तारों यानी क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की। संघर्ष चलता ही रहा। दोनों के बीच समझौते के लिए कई प्रयत्न हुए, लेकिन राणा चित्तौड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध चालू रखा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की पराजय के बाद राणा प्रताप ने गोंगुदा को राजधानी बनाया और जीवन के अंत तक अर्थात जब तक वे जीवित रहे युद्ध करते रहे। बाद में डूंगरपुर के चावड़ में अपनी राजधानी बनाई। 51 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है कि मुग़ल साम्राज्य में अकबर का सामना करने वाले महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रतापी यानी पराक्रमी राजा थे। अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया, जिससे दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर विजयी हुआ, परंतु राणा प्रताप ने उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में अपनी शासन स्थापित की। लड़ाई चलता ही रहा। दोनों के बीच समझौते के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन राणा चित्तौड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुरिल्ला यानी लघु युद्ध चालू रखा था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की पराजय के बाद राणा प्रताप ने गोंगुदा को राजधानी बनाया और जीवन के अंत तक यानी जब तक वे जीवित रहे युद्ध करते रहे। बाद में डूंगरपुर के चावड़ में अपनी राजधानी बनाई। 51 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आगे हैं वीर दुर्गादास राठौर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दुर्गादास राठौर मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के मंत्री अस्करण राठौर के पुत्र थे। उनकी तुलना राणा प्रताप के साथ की जाती है। औरंगजेब के समय में उन्होंने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। वीर दुर्गादास के बारे में यहाँ बताया गया है कि दुर्गादास राठौर मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के मंत्री अस्करण राठौर के पुत्र थे। उनकी बराबरी महाराणा प्रताप से की जाती कि महाराणा प्रताप की तरह वो भी पराक्रमी थे। औरंगजेब के समय में उन्होंने उसका आधिपत्य यानी शासन स्वीकार अर्थात मंजूर नहीं किया था। आगे पढ़ेंगे। आगे हैं छत्रपति शिवाजी। इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत के महानतम राजाओं में स्थान रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के स्थापक थे। 1627 ईस्वी में उनका जन्म शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। माता जीजाबाई और पिता शाहजी की संतान शिवाजी के जीवन पर उनके समर्थ गुरु रामदास और दादा कोड़देव का व्यापक यानी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने छोटी जागीर में से महान मराठा राज्य का विस्तार करने के लिए 40 से अधिक किलों पर विजय प्राप्त की थी। मुग़ल बादशाह और औरंगजेब और बीजापुर के साथ उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष यानी युद्ध करके विजय प्राप्त की थी।
1665 ईस्वी में मुगल सम्राट से पराजित होने पर उसके साथ संधि करनी पड़ी। औरंगजेब ने उन्हें जेल में भी बंद किया था, परंतु चालाकीपूर्वक वहां से वे निकल गए। पुनः संघर्ष करके उन्होंने विजय प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ बताया गया है कि भारत के जो महान राजा थे उनमें इनका भी स्थान है। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के स्थापक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था। 1627 ईस्वी में इनका जन्म शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी थे। शिवाजी के जीवन पर इनके समर्थ यानी योग्य गुरु रामदास और दादा कोंडदेव का बहुत ही बड़ा प्रभाव अर्थात असर पड़ा था। उन्होंने छोटी जागीर यानी छोटे से राज्य में से महान मराठा राज्य का विस्तार करने के लिए 40 से भी अधिक किलो पर जीत हासिल की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब और बीजापुर के साथ इन्होंने लंबे समय तक युद्ध करके विजय प्राप्त की थी। आगे इनके बारे में बताया गया है कि 1665 ईस्वी में मुगल सम्राट से हार होने पर उनके साथ संधि करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। औरंगजेब ने उन्हें जेल में भी बंद कर दिया था, लेकिन चालाकी के साथ वहाँ से ये निकल गए। फिर से इन्होंने युद्ध करके विजय प्राप्त की। 1674 ईस्वी में राजगढ़ में इनका राज्याभिषेक यानी राज तिलक हुआ और उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में प्रसिद्धि यानी प्रख्याति मिली। आगे इनके बारे में कहा गया है कि ये महान विजेता होने के अलावा कुशल यानी निपुण प्रशासक और संगठनकर्ता थे। उनके मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य राज्य व्यवस्था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मुगल के शासन काल में राज्य की व्यवस्था कैसी थी। मुगल प्रशासन तंत्र की व्यवस्थित स्थापना अकबर द्वारा हुई थी। शासन के केंद्र में बादशाह रहता था और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। बादशाह सर्वोच्च सेनापति और न्यायाधीश होता था। बादशाह और प्रशासन तंत्र के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए वजीर की नियुक्ति की जाती थी। वह दीवाने एवं वजीरे कुल कहलाता था। वह वित्त यानी आय और राजस्व व्यवस्था का प्रमुख होता था। सेना प्रमुख को मीर बख्श कहा जाता था, जो सैनिकों की भर्ती और सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। वह गुप्तचर तंत्र की देखरेख भी करता था। पर मुगल प्रशासनिक तंत्र के गुप्तचर को वाकयानवीस कहते थे। सम्राट की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखने के लिए मीर सामा नामक विभाग था, जो सरकारी कारखानों का सर्वोच्च था। न्यायालय का सर्वोच्च काजी था। यहाँ पर बताया गया कि मुगल शासन प्रणाली की व्यवस्थित स्थापना अकबर द्वारा हुई थी। शासन के केंद्र में बादशाह रहता था और उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। बादशाह ही सर्वोच्च सेनापति और न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश का मतलब होता है न्याय करने वाला। बादशाह और प्रशासन प्रणाली के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए उनके बीच का संबंध अच्छा बना रहे, इसके लिए वजीर की नियुक्ति की जाती थी। वह दीवाने वजीरे कुल कहलाता था। वह वित्त यानी पैसे से संबंधित, खजाने से संबंधित और राजस्व व्यवस्था का प्रमुख होता था। सेना प्रमुख को मीर बख्श कहा जाता था, जो सैनिक की भर्ती और सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। वह गुप्तचर प्रणाली की देखरेख भी करता था। मुगल प्रशासनिक तंत्र के गुप्तचर को वाकयानवीस कहते थे। सम्राट की व्यक्तिगत यानी उनकी जो खुद की ज़रूरतें होती थी उनके ज़रूरतों को ध्यान रखने के लिए मीर सामा नामक विभाग था, जो सरकारी कारखानों का सर्वोच्च था। न्यायालय का सर्वोच्च काजी था। आगे हम पढ़ते हैं भू राजस्व व्यवस्था। इसके बारे में अकबर ने भारत में एक नई भू राजस्व व्यवस्था का आरंभ किया। उसे मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। भू राजस्व की दर वार्षिक उपज का 1/3 भाग जितना था। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का स्थापक टोडरमल था। मनसबदारी पद्धति सेना और भू राजस्व दोनों के साथ जुड़ी थी। मनसब अर्थात जागीर और मनसबदार यानी जागीर का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, जो जागीर में से राजस्व की वसूली करता और उस विस्तार की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखता था।
इसके अलावा उसे जागीर के अनुसार सेना दी जाती थी। वह अपने विस्तार का सर्वोच्च न्यायाधीश भी माना जाता था। नियत समय पर उसका तबादला किया जाता था। मुगल मनसबदार की व्यवस्था विश्व में अनोखी थी और विश्व में सबसे अधिक वेतन वाली थी। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में यहाँ बताया गया है कि अकबर ने भारत में एक नई भू राजस्व व्यवस्था का शुरुआत किया था। उसे मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। भू राजस्व की दर वार्षिक उपज 1/3 यानी 3 भाग जितना था। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का स्थापक टोडरमल था। मनसबदारी पद्धति सेना और भू राजस्व दोनों के साथ जुड़ी थी। मनसब का मतलब होता है जागीर और मनसबदार का मतलब होता है जागीर का सर्वोच्च अधिकारी, जो जागीर में से राजस्व की यानी भूमि की वसूली करता और उस विस्तार की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखता था। इसके लिए उसे जागीर के अनुसार सेना दी जाती थी। वह अपने विस्तार का सर्वोच्च न्यायाधीश भी माना जाता था। नियत समय पर यानी समय के अनुसार उसका तबादला किया जाता था, जो निश्चय किया गया था। तबादला का मतलब होता है उसके स्थान पर किसी और की नियुक्ति करना। मुगल मनसबदार की व्यवस्था विश्व में अनोखी थी, अद्भुत थी और विश्व में सबसे अधिक वेतन वाली थी। आगे हम पढ़ते हैं मुगल कालीन संस्कृति। इसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल युग में भारतीय संस्कृति का बहुमुखी विकास हुआ था। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ था, जिसे गंगा यमुना संस्कृति के रूप में माना जाता है। मुगलों ने अनेक किलों, महलों, दरवाज़ों, मस्जिदों और बगीचों का निर्माण करवाया था। बाबर ने आगरा और लाहौर में बगीचों का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने सासाराम में मकबरा और दिल्ली में मस्जिद बनवाई थी। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था और आगरा में 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में विशिष्ट निर्माण कार्य करवाया था, जिसमें गुजरात विजय की याद में बने बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, मस्जिद और पंचमहल का समावेश होता है। जहांगीर के समय निर्माण कार्य में संगमरमर का उपयोग बढ़ गया था। शाहजहां का समय मुगल साम्राज्य के स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने आगरा में ताजमहल और मोती मस्जिद तथा दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था, जो ताजमहल जैसा ही कलात्मक है। मुगल कालीन संस्कृति के बारे में यहाँ बताया गया है कि मुगल युग में यानी मुगलों के समय में भारतीय संस्कृति बहुमुखी यानी बहुत तरह से विकास किया था। हर तरह से हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मेल हुआ था। समन्वय का मतलब होता है मेल, जिसे गंगा यमुना संस्कृति के रूप में जाना जाता है। मुगलों ने अनेक किलों, महलों, दरवाज़ों, मस्जिदों और बगीचों का निर्माण करवाया था। बाबर ने आगरा और लाहौर में बगीचों का निर्माण करवाया था। शेर शाह ने सासाराम में मकबरा और दिल्ली में मस्जिद बनवाई थी। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था और आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में खास निर्माण कार्य करवाया था, जिसमें गुजरात विजय की याद में बने बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, मस्जिद और पंचमहल का समावेश होता है। जहांगीर के समय निर्माण कार्य में संगमरमर का प्रयोग बढ़ गया था। शाहजहां का समय मुगल साम्राज्य में स्थापत्य यानी निर्माण का स्वर्ण युग यानी सोने का युग माना जाता है। उसने आगरा में ताजमहल और मोती मस्जिद तथा दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी की याद में औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी स्मारक बनवाया था, जो ताजमहल जैसा ही कलात्मक है, कला से भरपूर है। आगे हम पढ़ते हैं चित्रकला। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुगल चित्रकला विश्व विख्यात थी। जहांगीर के समय में उसका खूब विकास हुआ। मुगल शासक श्रेष्ठ चित्रकारों को दिल्ली में आमंत्रित करते थे। आमंत्रित करने का मतलब होता है उनको बुलावा भेजना। अकबर के समय में जसवंत और बसावन नामक महान चित्रकार थे। उन्होंने फारसी कथाओं, महाभारत के अनुवाद की पुस्तकों और अकबरनामा में ढेरों सुंदर चित्र बनाए थे। जहांगीर का मंसूर नामक चित्रकार विश्वविख्यात था। जहांगीर ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। चित्रकला के बारे में यहाँ बताया गया है कि मुगल चित्रकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
जहांगीर के समय में उसका बहुत ही विकास हुआ था, प्रगति हुई थी। मुग़ल शासक श्रेष्ठ चित्रकारों को दिल्ली में आमंत्रित करते थे, उनको बुलावा भेजते थे, आमंत्रण भेजते थे। अकबर के समय में जसवंत और बसावन नामक दो महान चित्रकार थे। उन्होंने फारसी कथाओं, महाभारत के अनुवाद की पुस्तकों और अकबरनामा में बहुत सारा सुंदर चित्र बनाया था। जहांगीर का मंसूर नामक चित्रकार विश्वविख्यात था। जहांगीर ने एक चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था। इस समय राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में भी चित्रकला का विकास यानी प्रगति हुआ था। आगे पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। मुगल राजा साहित्य के पोषक थे यानी उसको बढ़ावा देने वाले थे। वे अच्छे लेखक थे। इस समय फारसी, अरबी, हिंदी और अन्य भारतीय राजाओं में व्यापक साहित्य की रचना हुई थी। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़े मात्रा में। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ में अकबर का जीवन परिचय लिखा था। उसने महाभारत का अनुवाद किया था। भारतीय भाषाओं में श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित खूब साहित्य लिखा गया था। मराठी में एकनाथ ज्ञानेश्वर और स्वामी रामदास ने भक्ति साहित्य की रचना की थी। साहित्य के बारे में बताया गया है कि मुगल राजा साहित्य के पोषक थे, उसमें प्रगति करने वाले थे, वे अच्छे लेखक थे। इस समय फारसी, अरबी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत बड़े मात्रा में साहित्य का निर्माण किया गया था, रचना की गई थी। आगे बताया गया है कि अबुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ में अकबर के जीवन के बारे में लिखा था। उसने महाभारत का अनुवाद किया था। भारतीय भाषाओं में श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे। मराठी में एकनाथ ज्ञानेश्वर और स्वामी रामदास ने भक्ति साहित्य का निर्माण किया था। आगे है संगीत, इसके बारे में पढ़ते हैं। अकबर संगीत का ज्ञाता था। उसके 9 रत्नों में तानसेन महान शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने अनेक रागों का निर्माण किया था। संगीत के बारे में बताया गया कि अकबर संगीत के ज्ञाता थे, यानी संगीत के बारे में उनको बहुत कुछ जानकारी थी। उनके दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से तानसेन महान शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने अनेक रागों की रचना की थी। आगे है समापन। समापन का मतलब होता है समाप्ति। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में स्थापित मुगल साम्राज्य 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन की तरफ बढ़ने लगा। किसी शक्तिशाली शासक के अभाव में भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें मुगल वंश के निर्बल शासकों, हैदराबाद के निजाम, बंगाल बिहार के नवाबों, राजस्थान के राजपूत राज्यों, मराठा, पंजाब के सिख राज्य आदि का समावेश होता है। ये सभी राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप वे निर्बल होते गए। ऐसी स्थिति में यूरोप से व्यापार करने आई कंपनियां भारत में अपना शासन स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी। यहाँ बताया गया कि 1526 ईस्वी में मुगलों द्वारा स्थापित साम्राज्य 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद विनाश की तरफ बढ़ने लगा था। किसी शक्तिशाली यानी ताकतवर शासक की कमी के कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें मुगल वंश के कमज़ोर शासकों, हैदराबाद के निजाम, बंगाल बिहार के नवाबों, राजस्थान के राजपूत राज्यों, मराठा, पंजाब के सिख राज्य आदि का समावेश होता है। ये सभी राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। ऐसी स्थिति में यूरोप से व्यापार करने आई जो विदेशी कंपनियां थी, भारत में अपना शासन राज्य स्थापित करने का सपना देखने लगी। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।